अगर आप भी 2026 में कनाडा आने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो एंड तक एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने क्या सीखा 7 साल में, कुछ ऐसी बातें जो आपको ऑनलाइन शायद ना पता चले, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है और क्या 2026 की इकोनॉमी आपके लिए सही है कनाडा आने के लिए। नॉट है टू डिस्करेज यू, बट मेरे को आपको रियलिटी चेक देना है, सच्चाई जो है रियल लाइफ की कनाडा में डेली लाइफ की वो बतानी है। आई विश कोई होता जो मुझे इस तरीके से बता पाता सारे पॉइंट्स में जाके कि देखो जो दिखता है वीडियोस में सोशल मीडिया पे उससे ग्राउंड रियलिटी काफी अलग होती है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कनाडा दुबई से आया था और मैं दुबई में भी करीबन 7 साल रहा था। लाइफ वॉज गुड, लाइफ वॉज अमेजिंग, हमें बहुत अच्छी लाइफ वहां पे मिली हुई थी। इतनी सुख की जिंदगी छोड़ने के बाद कोई दुबई से कनाडा मूव क्यों होना चाहेगा। देखा, जब हमने डिसाइड किया था कनाडा मूव होने के लिए तो आई वॉज वेरी क्लियर कि हम क्यों मूव हो रहे हैं इतना अच्छी लाइफ छोड़ के। एंड इट वॉज क्रिस्टल क्लियर कि कनाडा का हमने देखा है ऑनलाइन और लोगों से बात करके कि यार शुद्ध हवा पानी है, बेटर लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे जरूरी है, क्योंकि दुबई में इंडिया की तरह ही वर्क कल्चर है कि मतलब आप लॉन्ग आवर्स भी काम करना आप एक्सपेक्टेड है, आपके बॉस एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यू नो समटाइम्स ये होता है कि यार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी फैमिली होती है, आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे थोड़ा स्लो डाउन होना है, थोड़ा इजी गोइंग होना है, और इसलिए कनाडा जैसी कंट्रीज आपकी लिस्ट में आती हैं क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप इतने वीडियोस देखते हो, एनवायरमेंट नेचर के बारे में इतने वीडियोस देखते हो, फ्री हेल्थ केयर, फ्री पब्लिक स्कूलिंग, इन सब के वीडियोस देखते हो। एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर माय प्रायोरिटी, और मुझे लगा नहीं, कनाडा इज द राइट प्लेस फॉर अस एंड लेट्स जस्ट टेक द प्लंज, और इसलिए हम लोग कनाडा मूव हो गए। अगर आप भी दुबई या मिडिल ईस्ट से यहाँ आओगे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले जो रियलिटी हिट होगी वो ये होगी कि यस कनाडा महंगा है, या आपने भी रिसर्च करी होगी, लेकिन ये कितना महंगा है वो जब आपके मुंह पे महंगाई का थप्पड़ पड़ेगा ना उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि यस ये जगह सच में बाबू आपको अमीर होने नहीं देगी। रेंट हाई है, चलो आप बोलोगे दुबई में भी रेंट हाई है, फाइन आई अंडरस्टैंड, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे। वहां पे यू अर्न मोर यू सेव मोर, यहाँ पे इवन इफ यू अर्न मोर गवर्नमेंट आ जाती है हमारा हिस्सा दे दो टैक्स का 30 40 50%, उसके बाद बात करेंगे तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचती है कम। तो इसलिए ये एक आपको तैयार होके आना है, जो हमें भी एक शॉकर लगा था बहुत तगड़ा कि कनाडा महंगा जितना दिखता है उससे भी ज्यादा है। और महंगाई की अगर मैं बात करूं तो चलो रेंट है महंगा है आदमी समझ लेता है, ग्रोसरीज चलो महंगी है हमें पता था समझ लेता है, कार महंगी है मैं समझ लेता हूं, लेकिन कुछ चीजें जिनकी कोई सेंस बिल्कुल बनती नहीं है कि ये दुनिया में ऐसा होता भी है वो यहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस, आप कार महंगी ले रहे हो इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कार इंश्योरेंस का डिफरेंस देख के कॉस्ट में मैं तो हक्का बक्का रह गया। यहां पे आप जो एनुअल अमाउंट दे रहे हो इट इज सो हाई, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स लाइसेंस होल्डर। तो यहां पे तो यार आप लोग बोलोगे कि मेरी गाड़ी की किस्त अगर $250 महीना है, तो मैं ब्रैम्पटन जैसी जगह में अगर आप रह रहे हो और आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स लाइसेंस, आपकी हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो आपको शायद उस गाड़ी की किस्त जो 250 है आपको इंश्योरेंस उसकी 400 450 पड़ जाएगी। तो टोटल 700 750 डॉलर का खर्चा। अभी तो मैं पेट्रोल और टोल चार्जेस पे आया ही नहीं हूं। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकर था मेरे लिए कि यार कार इंश्योरेंस कभी मैंने सोचा नहीं था, और ना मैंने ऐसी रिसर्च करी थी कि यार कार इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हमें इतना सोचना पड़ेगा कि गाड़ी ले ली लेकिन अब इसकी इंश्योरेंस कैसे पुगाएं। और उसी से रिलेटेड एक और अजीब चीज मुझे लगी जो आपकी डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है कि अगर आप कार लेते हो तो आपको पेट्रोल भी उसमें डलाना है, राइट। तो पेट्रोल जब आप डलाते हो तो आमने सामने पेट्रोल पंप है, सड़क के आर पार आमने सामने, उसमें भी रेट का फर्क है। चाहे मैं कहता हूं वो रेट 5 पैसे यानी कि 5 सेंट का ही हो, लेकिन इट इज अगेन अ शॉकर, क्योंकि आप यहां पे कैलकुलेट करते हो, मैंने देखा लोगों को कि हम कॉस्को से भरा लेते हैं, चाहे हम 5 किलोमीटर चले जाएंगे लेकिन हमको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो यू नो इट्स गेट्स क्रेजी, आपको एडिशनल टेंशन नहीं चाहिए, आप नए नए कंट्री में आए हो, ये छोटी छोटी चीजें, ऐसी अजीब अजीब सी चीजों की टेंशन कौन लेना चाहता है, लेकिन कनाडा आपको ये टेंशन देता है फ्री में। अगली बात यार जो मैं करना चाहता हूं वो किसी से छुपी नहीं है कि जब भी आप किसी नई जगह जाते हो तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, आई एग्री, लेकिन यहां पे आपके लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि फिलहाल तो जॉब मार्केट वैसे ही बहुत खराब चल रही है, लेकिन आप जितना भी एक्सपीरियंस लेके यहां पे आते हो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है अनलेस एंड अनटिल आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो, यानी कि आप आईटी में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कोडर हो, प्रोग्रामिंग हो, या फिर आप वीडियो गेम डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर, स्पेशल स्किल्स, आपकी यहां पे ज्यादा कोई वैल्यू होती नहीं है। और ये बात हम सब जानते हैं मूव होने से पहले, लेकिन अगेन जब रियलिटी का थप्पड़ आपके मुंह पे पड़ता है तब आपको रियलाइज होता है कि यार
मैं जनरल मैनेजर था और मेरे इस एक्सपीरियंस को कनेडियन गवर्नमेंट ने माना था, तभी तो आप एक्सप्रेस एंट्री में या पीआर के लिए क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि आपके उस एक्सपीरियंस को कनेडियन गवर्नमेंट ने बखूबी माना था और आपको उसके पॉइंट्स दिए थे। लेकिन एयरपोर्ट से अंदर आते ही जब आप कंपनियों में रेज्यूमे डालने लगते हो तो आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट की कोई नहीं सुन रहा। यहां पे गवर्नमेंट ने आपको उसके पॉइंट्स दिए, लेकिन एचआर वाले आपको उस पर कोई पॉइंट नहीं दे रहे। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि आपके जानने वाले भी आपको बोलेंगे और इमिग्रेशन एजेंट आपको बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, सबको करना पड़ता है, 1-2 साल की बात है, आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर हो इंडिया में, दुबई में, वहां चले जाना, कोऑर्डिनेटर लेवल से शुरू कर देना यार, 1-2 साल का स्ट्रगल है, सबको करना पड़ता है, उसके बाद हो जाएगा। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जॉब ढूंढने में ही हो सकता है आपको 6 महीने या साल लग जाए, आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए, यानी कि आपको कोई सर्टिफिकेशन, कोर्सेज, लाइन चेंज करनी पड़ जाए। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी सब मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रगल, मेंटल प्रेशर से, मेंटल स्ट्रेस से आपको जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए प्रिपेयर होके आना यहां पे। यस, मुश्किल होता है, लेकिन जितना आपको लग रहा है मुश्किल है उससे और भी ज्यादा होगा, ये मान के आना। नाउ आई एम नॉट बीइंग सिनिकल, आई एम नॉट बीइंग अ पेसिमिस्ट, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जो मैंने और मेरे आसपास ऑलमोस्ट 95% लोगों को मैंने देखा है। तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट इंट्रोडक्शन में बताया था कि यार हमारा क्राइटेरिया ये था कि हमें फ्री हेल्थ केयर, फ्री पब्लिक सर्विसेज चाहिए। यहां आने के बाद हमको ये पता चल गया कि फ्री तो जिंदगी में बाबू कुछ नहीं होता, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हो। लेकिन चलो दूसरी कंट्रीज में तो जहां पे आप टैक्स भरते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया, सॉरी टू से, बट आपको फिर भी फैसिलिटीज नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से उतनी। यहां पे एटलीस्ट इतना है कि आपको हेल्थ केयर, पब्लिक या सर्विसेज यानी कि स्कूल फीस वगैरह, स्कूलिंग, ये सब फ्री टाइप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज वेरी गुड। बट हेल्थ केयर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑन पेपर तो फ्री अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपको सच में हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो आपको पता चल जाएगा कि उस फ्री हेल्थ केयर की आप कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। 8 से 10 घंटे बैठना नॉर्मल है डॉक्टर को देखने के लिए, उसके बाद डॉक्टर देखेगा और हो सकता है वो आपको बोले कुछ नहीं हुआ, हमने टेस्ट कर लिया, आधे घंटे बाद आप घर जा सकते हो। और आप सोचोगे मैं यहाँ 10 घंटे दर्द में मरा जा रहा था, ये मेरे साथ हुआ क्या? आपको समझ ही नहीं आएगा कि आ रही है कि जा रही है। ऊपर वाला ना करे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि जिसमें आपको उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट को रिकमेंड कर दिया, तो स्पेशलिस्ट मिलने में ही आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कुछ भी लग सकता है। कितना उनके पास बैकलॉग है और उस बीमारी के स्पेशलिस्ट कितने अवेलेबल हैं आपके शहर में, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। यस, फ्री हेल्थ केयर इज वेरी गुड ऑन पेपर्स। आप पीआर के पेपर लगाते हो, यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, इमिग्रेशन एजेंट्स आपको बहुत सुनहरी सुनहरी पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी ऑफ फ्री हेल्थ केयर is totally, I would say, totally opposite to what you think it is। अभी कोई बोल देगा कि अरे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फैमिली डॉक्टर के पास चले जाओ, आधी बीमारियां तो या 60% टाइम तो वही देख लेता है। यार देखो, देख लेता है, लेकिन वो जमाना और था। 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर फिर भी मिल जाते थे। आज की डेट में कनाडा में जो इमिग्रेशन हुई है पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में, उसने मेडिकल सिस्टम पे ऑलरेडी जो इतना वीक था, इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है कि फैमिली डॉक्टर ही नहीं मिल रहे। और अब आप बोलोगे फैमिली डॉक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि ये इंडिया, दुबई के नहीं है, किसी भी क्लिनिक पे चले गए और डॉक्टर को दिखाते। यहाँ पे आपका फैमिली डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, जिसको आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो हॉस्पिटल में 8 घंटे बैठने, या आप जा सकते हो किसी वॉक इन क्लिनिक पे, लेकिन वॉक इन क्लिनिक वाले जरूरी नहीं है आपको देखेंगे। उनकी प्रायोरिटी पहले वो है जो पेशेंट्स अपॉइंटमेंट लेके आए हैं या उस फैमिली डॉक्टर के रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, ये एक लॉटरी वाली बात हो गई है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप रेडी हो गया हो, प्रिपेयर्ड हो गया। ये छोटी छोटी बातें शायद आपको कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं बताएगा, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस लेके आती है जब यहां पर रहना शुरू कर देते हो। तो अब बात कर लेते हैं इमोशनल साइड की, आपके इमोशंस की। देखो यार, दुबई में रहते हो, मिडिल ईस्ट में रहते हो, तो दोस्त यारों की याद आती है। आप कभी भी इंडिया जा सकते हो, पाकिस्तान जा सकते हो, वहां पे अपने दोस्त यारों से मिल सकते हो, थोड़ा मन हल्का कर सकते हो। कोई घर की याद आ रही है, होम सिक हो रहा है, आप जा सकते हो। वहीं पे कनाडा में बहुत दूर है इंडिया से, पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा महंगा है एयर टिकट्स खरीदना। तो इसीलिए अगर आपको अपने घर की याद आ भी रही है तो वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है इतना दूर रहने के बाद, अपने मन को आपको मारना पड़ता है 80% ऑफ द टाइम्स। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल आदमी हो, इमोशनल पर्सन हो, आपके लिए दोस्त यार,
फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो आपको कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको जो होम सिकनेस होगी वो आपको आइडिया भी नहीं है कि किस लेवल पे आपके ऊपर एक पहाड़, इमोशनल पहाड़ रख दिया गया है, ऐसा आपको फील होगा। तो आई थिंक आप फिर दुबई रहो, इंडिया रहो, पाकिस्तान रहो। अगर आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो, देन कनाडा और इनफैक्ट एनी कंट्री लाइक कनाडा इज नॉट फॉर यू। धीरे धीरे आपको ये बात यहाँ पे समझ आने लग जाएगी जब आप कुछ साल यहाँ बिता लोगे, कि आपको आदत हो जाएगी अपने इमोशंस को दबाने की, आपको आदत हो जाएगी अपने घर वालों से बस व्हाट्सएप कॉल पे बात करने की, आपको आदत हो जाएगी अपने मन को मारने की। आप ये रियलाइज करोगे धीरे धीरे कि यू हैव बिल्ट योर ओन वर्ल्ड अवे फ्रॉम योर होम, और यहाँ पे जो आपने एक दुनिया बसाई है वो अच्छी है, ऊपर वाला करे आपको कुछ सालों में बहुत सक्सेस मिले कनाडा आने के बाद, वो अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। इसके बाहर अगर आपको जो रियल हैप्पीनेस दिल के अंदर चाहिए वो आपको शायद ना मिले। और यार एक बात मैं ऐसी करना चाहूंगा जो मोस्टली लोग आपको नहीं बोलते, ये आप खुद रेडिट वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, ट्विटर, सोशल मीडिया पे देख सकते हो, लेकिन बहुतों के साथ ये हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है जब मुझे अप्रोच किया गया था ऐसे लोगों के द्वारा। लेकिन आपको मैं अभी से सावधान, सतर्क, कॉशन कर दूं कि जब आप यहां पे आते हो ना और आप जॉब सर्च के लिए हाथ पैर मारे, तो बिकॉज यू आर डेस्परेट एंड इट इज ओके टू बी डेस्परेट, यू मूव्ड योर फैमिली हियर, यू मूव्ड एवरीथिंग हियर, सारा कुछ छोड़ छाड़ के, तो डेस्परेट होना लाजिम है, लेकिन डेस्परेशन में गलत कदम ना उठाएं। इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपको वॉलमार्ट में शॉपिंग करते हुए मिल सकते हैं, राशन पानी खरीदते हुए, आपको वो ऑनलाइन मिल सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे आपको वो रीच आउट कर सकते हैं किसी सोशल इवेंट में, कहीं पे भी। ऐसे लोगों से प्लीज आप बच के रहिए, वो आपके हमदर्द बनेंगे, वो आपके अपने बनेंगे, वो ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि बस आप ही का इंतजार था, आपको तो भगवान मिल गया है हेल्प करने के लिए नए देश में। लेकिन प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, पहले उनको परखें, और उनको परखने के लिए आपको कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि वो अपनी असलियत कुछ महीने में खोलेंगे, अगर हफ्तों में नहीं, और वो है जो एमएलएम स्किल में आपको लपेटते हैं। जी हाँ, एमएलएम स्किल इंडिया में भी चलती थी, जैसे कि वो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ओरिफ्लेम, एवियन, ऐसे कुछ के, उन सब के यहाँ पे भी इंश्योरेंस वगैरह के चलते हैं। कुछ कंपनियां यहाँ पे है, WFG है और ऐसी कुछ है, प्राइमेरिका है, मैंने सुना है, ऐसी सब है। तो ये लोग आपको ना नए इमिग्रेंट्स को बहुत टारगेट करते हैं, जॉब के नाम पे मीटिंग करने बुलाएंगे, आप बेचारे शायद 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी चला के या ट्रेन बस के धक्के खाते हुए चले भी जाओगे, और वहां पे आपको पता चलेगा ये पिरामिड स्कीम है, एमएलएम स्कीम है। तो उनका मेन मकसद ये होता है कि दोस्ती की आड़ में आपसे पेपर साइन करवा ले कि आप अब बनने वाले हो इंश्योरेंस एजेंट, जिसकी कोई तनख्वाह भी नहीं है, सिर्फ कमीशन बेस्ड है। तो जैसे जैसे आप अपने नीचे बंदे जोड़ोगे, उनका फायदा होगा, क्योंकि उनको पर सेल पे कमीशन मिलेगी और आपको भी मिलेगी। तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। मैं ये बोलूंगा भाई, नमक के साथ रोटी खा लेना, उबर चला लेना, किसी स्टोर में काम कर लेना, बट ऐसे सब चक्रों में मत पड़ना। क्योंकि ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि ये सब बेकार है, लोगों ने यहां से बहुत पैसे बनाए भी हैं, बट हर किसी के लिए ये नहीं होता, और आपकी बहुत थिक स्किन होनी चाहिए ऐसे धंधा करने के लिए। प्लस आप अगर इन चक्रों में रहोगे तो आप अपनी असली स्किल, अपने असली करियर, जिस पे आप आए थे इतने एक्सपीरियंस, उस पे फोकस नहीं कर पाओगे, उसकी जॉब सर्च नहीं कर पाओगे, आपका सारा टाइम इनमें वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के, दूर से दुआ सलाम ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनसे आगे से राइट ले लेना जाके। अगर मैं 2026 की स्पेसिफिकली बात करूं तो इकोनॉमी कनाडा की थोड़ी सी अभी भी गोते खा रही है। पहले से मैं बोलूंगा थोड़ी सी शायद बेटर हुई है जॉब मार्केट, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर। रियल एस्टेट मार्केट, एज अ रियल्टर मैं आपको बता सकता हूं कि रियल एस्टेट मार्केट के बुरे हाल हैं। बहुत अच्छी अच्छी डील्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मिल रही हैं। जॉब वाइज डिफिकल्टी इसलिए हुई है कि जॉब्स तो है मार्केट में, लेकिन इतनी ज्यादा जो इमिग्रेशन हो गई है विद वर्क परमिट होल्डर्स, विद रेफ्यूजीज, उसने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है। एक जॉब के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ गए हैं टैलेंट लेके, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो 2026 का मैं ये आउटलुक देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि आप आ सकते हो, आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हो, और आप इतना एडजस्टमेंट करना चाहते हो कि आप नीचे के लेवल से फिर से स्टार्ट करो, तो आई थिंक इफ यू आर ओपन टू दैट, देन 2026 इकोनॉमी वाइज स्टिल मेक सेंस। अदरवाइज तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी इस इकोनॉमी को, रियल एस्टेट मार्केट को, गैस प्राइसेस को, सब कुछ वापस बेटर होने में कम से कम 3 4 5 साल लगेंगे मेरे ख्याल से। तो अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे पे कि डू आई रिग्रेट कमिंग टू कनाडा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो पे कई लोग कमेंट करने वाले हैं कि अरे इतनी प्रॉब्लम है तो वापस दुबई क्यों नहीं चला जाता। ये होता रहता है मेरे साथ। मैं आलसी आत्मा के नाम से इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह पे हूं, वहां पे भी रील्स बनाता हूं, तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। तो एनीवेज द पॉइंट इज,
डू आई रिग्रेट? आई वुड से yes and no. Sometimes I regret because मैं अपने घर वालों से, अपने जो बचपन के दोस्त हैं उनसे बहुत दूर हूँ। मुझे कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। वो लोग मिलते हैं हर हफ्ते, घूमने फिरने फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये सब मिस कर रहा हूँ। और जब मैं दुबई में रहता था तो मैं उनके साथ ट्रिप्स पे चला जाया करता था, और मैं अपने भी फैमिली के साथ बहुत यूरोप वगैरह घूमने चला जाया करता था। तो वो चीज़ मुझे मिस होती है। दुबई की ईजी लाइफ मुझे मिस होती है, कंफर्ट मिस होता है, 1 दिरहम की चाय घर पे डिलीवर करा लेना नीचे दुकान से, वो मिस होता है। बहुत कुछ मिस होता है। घर के सारे काम यहाँ पे खुद करने पड़ते हैं। वहां पे हमारे पास मेड थी, गाड़ी साफ करने के लिए लड़का था, सब कुछ था। तो चलो वो सब मिस होता है। लेकिन मैंने क्या पाया है यहाँ पे, जो हमारा मेन मकसद था कनाडा मूव होने का, वो था पीआर, बल्कि सिटीजनशिप, पासपोर्ट, वो मिल चुका है। तो देखो, जिस मकसद से हम आए थे वो तो हो चुका है। अब एज अ फादर मुझे लगता है कि मेरे बेटी के लिए कनाडा इज बेटर। उसकी फ्रेंडशिप हो गई है। इस एज में दोबारा से दुबई जाना, मैं जा सकता हूं, आई कैन सेटल डाउन देयर एज वेल, लेकिन फिर से उखाड़ के सब कुछ ले जाना, इतनी मुश्किल से करियर बनाया, घर बनाया, एक लाइफ सेटल करी, एक सर्कल बनाया, फ्रेंड सर्कल बनाया, फिर से वापस से वो सब शुरू करना, इट कुड बी चैलेंजिंग। मैं नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल, बट चैलेंजिंग। बट कनाडा ने भी दिया है हमें, सिटीजनशिप दी है हमें, घर दिया है, एनवायरनमेंट दिया है, क्लीन एयर दी है, अच्छी हेल्थ दी है, तो वो सब चीजें भी हैं। बट स्टिल आई वुड रेट दुबई एज द नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड। बट यस, इट्स अ ट्रेड ऑफ। आई वुड से इट्स नॉट अ कंप्लीट लॉस मूविंग टू कनाडा. It's not the worst decision of my life, but I would say it's a trade off. You win some, you lose some. मेरी बात तो हो गई, लेकिन क्या आपको कनाडा आना चाहिए? क्या कनाडा आपके लिए है? देखो यार, अगर तो कनाडा में आके आप स्ट्रगल करने को रेडी हो, यानी कि अपना ये सब छोड़ के कि आप क्या जॉब करते थे इंडिया में, दुबई में, और यहाँ पे आके दोबारा से स्टार्ट करने को रेडी हो, तो यस, कनाडा इज फॉर यू। अगर आप इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो विदाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन में जाए, तो यस, कनाडा इज फॉर यू। सबसे बड़ी बात, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है कहीं सेटल होने का, देन कनाडा इज फॉर यू। लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 10 years। मैं वैसे 20 साल बोलना चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट बेयर मिनिमम 10 साल का पर्सपेक्टिव आप लेके चल रहे हो, विजन लेके चल रहे हो, करियर वाइज, फैमिली सेटलमेंट वाइज, ग्रोथ वाइज, मनी वाइज, यस, देन कनाडा इज फॉर यू। लेकिन वहीं पे अगर आपकी हाई पेइंग जॉब है इंडिया में, दुबई में, कहीं पे भी हाई पे से, एग्जांपल देता हूं इंडिया का आपको, मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, और आप मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और घर अपना है, तो अगर आपकी तनख्वाह या हाउस होल्ड इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है, देन आई थिंक आप वहां के लिए ठीक हो। लेकिन वहीं पे अगर आप अच्छी इनकम होने के बावजूद भी ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन, करप्शन, इन सब से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ये सब नहीं पसंद, देन इंडिया इज नॉट फॉर यू। आपको फिर कनाडा या कनाडा जैसी कंट्रीज में मूव हो जाना चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं छोड़ सकते, आपको काम वाली की आदत है, यहां पे काम करना पड़ेगा सब कुछ, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, तो कनाडा इज नॉट फॉर यू। आई होप ये वीडियो देख के आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। क्या आप कनाडा आने की सोच रहे हो या बिल्कुल मन बना चुके हो, तो आप मुझसे कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। अगर आप भी रिसेंटली आए तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ना जाने आपके एक्सपीरियंस से किसकी क्या मदद हो जाए। तो भैया, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप आने ही वाले हो या आ चुके हो, आप सभी के लिए वेलकम टू कनाडा।